नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आगे आज हम लोग मास वेट डेंसिटी को खत्म करेंगे पूरी अच्छे से, ठीक है ना। न्यूमेरिकल सेक्शन है और मैंने कहा था कि कल मैंने क्या किया, आपका पूरा बायनेंसी फोर्स के आधार पर जितने क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिए। अब बचा हुआ बर्नौलिस थ्योरम पे आधार यानी कि बर्नौलिस थ्योरम के बेस्ड जितने न्यूमेरिकल्स है वो मैं करवा दूंगा। और इसी में मुझे एक और आपको करवाना है ये न्यूमेरिकल, यानी इस फॉर्मूला पे आधारित आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्लीट हो जाएगा आपका ये चैप्टर। दूसरा, नोट्स मैंने जैसे कहा, कल ही कहा था कि आपका अपलोड हो जाएगा नोट्स। तो देखिए ये नोट्स रेडी हो चुका है और एप्लीकेशन में अपलोड भी हो चुका है। अगर आप नहीं किए तो एक बार चेक कर लीजिएगा एप्लीकेशन को, ठीक है। बहुत शानदार वे में चीजों को बनाया गया है। देखिए आज का सेशन पहले समझ लीजिए भाई। आज का सेशन है न्यूमेरिकल पे, यानी कि मेरा पूरा फोकस है कि आपका न्यूमेरिकल्स जो पूछा जाएगा बर्नौलिस थ्योरम का वो न्यूमेरिकल्स बन जाए, ठीक है। मेरा ये मकसद नहीं है यहाँ पे पूरा थ्योरी समझाना, लेकिन मैं एक बार बहुत फास्ट वे में, बट ये फास्ट वे ऐसा रहेगा कि आपको हर एक चीजें फिर से मैं क्लियर करा दूंगा। और जो क्वेश्चन बच चुका था थ्योरेटिकल क्लासेस में, क्योंकि मैंने बर्नौलिस थ्योरम अलग से क्लास लिया है, उसमें बताया, एप्लीकेशन में अपलोडेड है, तो उसमें जो भी चीजें की कमी है वो आपको मैं यहाँ पे पूरा कर दूंगा। तो एक बार फटाफट पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मास वेट डेंसिटी आते हैं यहाँ पे और बर्नौलिस थ्योरम में देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी गई है आपके लिए। एक एक लाइन आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। और इससे पहले देखिए ये सेशन यूट्यूब पे भी जा रहा होगा, तो यूट्यूब पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये कंप्लीट न्यूमेरिकल्स की मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम में, कल मैंने नहीं शेयर किया क्योंकि अभी बर्नौलिस थ्योरम का क्वेश्चन कराना था, तो बार बार पीडीएफ को शेयर करना क्या होता है, स्टूडेंट्स का भी माइंड डाइवर्ट होगा। तो ये कंप्लीट आपको मैं यहाँ पे पीडीएफ को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो उसका लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और सेशन अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा अपने मित्रों तक, और जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए बर्नौलिस थ्योरम की बात करेंगे, इससे पहले हम लोग कुछ बात करेंगे आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आइडियल फ्लूइड की हम लोग बातें कर लेते हैं फटाफट। देखिए एक टर्म है आइडियल फ्लूइड, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, आदर्श द्रव्य के बारे में। तो कौन सा लिक्विड, यानी कि कौन सा लिक्विड, ऐसा द्रव यानी ऐसा द्रव यानी कि ऐसा लिक्विड जो आदर्श होगा, कौन होगा, जो क्या होना चाहिए मेरे भाई, जो क्या होना चाहिए आपका इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, यानी हिंदी में असंपीड्य द्रव कहेंगे। अब ये क्या होता है, परेशान मत होइए। ऐसा लिक्विड, ऐसा द्रव जो इनकंप्रेसिबल हो, असंपीड्य हो, और साथ के साथ नन विस्कस हो, यानी कि आशयान द्रव हो, ठीक है ना। नन विस्कस फ्लूइड हो या फिर आशयान द्रव हो, यानी कि आप वैसे लिक्विड को आइडियल फ्लूइड कहेंगे अगर वो क्या हो, इनकंप्रेसिबल हो और साथ के साथ आपका नन विस्कस हो। अब समझिएगा असंपीड्य द्रव किसको कहते हैं, ऐसी लिक्विड, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे लिक्विड जिसपे अगर आप प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है ना, प्रेशर डालने के बाद भी उसके वॉल्यूम में, यानी कि उसके आयतन में एंड उसकी डेंसिटी में, यानी कि उसकी घनत्व में, किसकी घनत्व में भाई, लिक्विड के घनत्व में। यानी ऐसी लिक्विड जिसमें आप प्रेशर डाल रहे हैं, यानी कि जिसपे आप दाब डाल रहे हैं, इसके बावजूद भी उस लिक्विड के ना तो वॉल्यूम यानी कि आयतन में और ना ही उसके डेंसिटी यानी कि घनत्व में कोई भी चेंजेस नहीं मिल रही है देखने को, तो आप उसको क्या कहेंगे, असंपीड्य या असंपीड़ित द्रव्य, यानी कि इनकंप्रेसिबल, क्या बोलेंगे भाई, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। यानी जिस पर आपने दाब लगाया, ठीक है ना, जिस पर यानी कि जिस लिक्विड पे आपने दाब लगाया, उसके ना तो घनत्व पे यानी कि डेंसिटी पे और ना ही उसके आयतन को क्या हुआ, आप चेंज कर पाए, तो वैसी लिक्विड इनकंप्रेसिबल लिक्विड होगी। और नन विस्कस की बात कर लेते हैं। तो इससे पहले एक चीज को समझिए, ये मैंने विस्कस फोर्स जब पढ़ाया तब बताया भी था। जैसे ही ये आपका कोई एक लिक्विड है, जैसे कि मान के चल रही है आपकी पानी है, ठीक है, तो ये पानी का सारा क्या है, लेयर है। तो पानी के हर एक लेयर एक दूसरे के लेयर के यानी कि परत के बीच में क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही होती है। जैसे कि ये जो लेयर आपको दिख रहा है और नीचे का एक लेयर है, तो ये जब पानी इधर फ्लो करना चाह रही है, तो इस पानी का जो नीचे वाला जो लेयर है इसको इधर खींचना चाह रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम लोग कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो ऐसी लिक्विड, जिस लिक्विड के यानी कि जिस द्रव के दो परतों के बीच में अगर ये फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट हो, तो वैसे लिक्विड को हम क्या कहेंगे, नॉन विस्कस फ्लूइड, यानी कि नो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना, नो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड,
बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड, द्रव के परतों के बीच में कोई घर्षण बल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई घर्षण बल नहीं हो, उसको आप क्या कहेंगे, नॉन विस्कस फ्लूइड। तो अगर ऐसी लिक्विड आपको मिल गई जिनको आपने प्रेशर दिया, ना तो उसके वॉल्यूम में चेंज हुआ ना ही डेंसिटी में चेंज हुआ, और साथ के साथ वैसी लिक्विड जिसके लेयर के बीच में या फिर कह सकते हैं जिसके परत के बीच में क्या है, कोई भी घर्षण बल नहीं लग रहा है, तो वो आपका लिक्विड क्या कहलाएगा, आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। तो जो आप अभी पढ़ने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम, पहले तो एक बात ये बताइए, जो बर्नौलीज प्रमेय आप जो पढ़ रहे हैं भाई, ये किसके लिए है, ये प्रमेय किसके लिए दिया गया, ये देखिए बर्नौलीज मतलब क्या है, तो ये साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने ही थ्योरम दिया, इसलिए इस पे आधार पे नाम रख दिया गया बर्नौलीज थ्योरम। इसने ये थ्योरम किसके लिए दिया था, फ्लूइड के लिए दिया था। फ्लूइड कहने का मतलब क्या है, आपका लिक्विड भी इसमें आएगा और इसमें आपका गैस भी आएगा। फ्लूइड कहते किसको, ऐसा जो यानी कि क्या कर सके, फ्लो कर सके, ठीक है ना, जो क्या कर सके भाई, प्रवाह कर सके। तो आपका गैस भी प्रवाह कर सकता है और लिक्विड भी क्या है भाई, प्रवाह कर सकता है। यानी कि ये आपका जो बर्नौलीज थ्योरम है किसी सॉलिड के लिए नहीं दिया गया है, किसके लिए दिया गया, फ्लूइड के लिए। फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है, ठीक है। इस बर्नौलीज थ्योरम में आपकी जो एनर्जी होती है, आपकी जो ऊर्जा होती है, यानी कि आपकी जो एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी इस थ्योरम में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि बर्नौलीज थ्योरम किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। तो क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है। अब बर्नौलीज थ्योरम में आप एक पढ़ेंगे इक्वेशन को भी, जिसको हम लोग कहते हैं समीकरण बर्नौलीज का। तो ये समीकरण कैसे निकाला गया था, तो ये निकाला गया था यूलर पे, ठीक है ना कि लैप्लस, ना ही कैपलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला पे हमने यूज करके बर्नौलीज थ्योरम के इक्वेशन को डिराइव किया। ये सारा क्वेश्चन आपका पूछा गया भाई, ठीक है ना। चलिए आइए अब थ्योरी पे, नोट्स में आते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला सवाल जो मैंने आपको बताया कि या जो है आपका बर्नौलीज थ्योरम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लियर। या प्रमेय जो है द्रव से संबंधित है भाई, अभी मैंने बताया बर्नौलीज थ्योरम इज रिलेटेड टू फ्लूइड, यानी कि लिक्विड एंड गैस, यानी कि विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सके उसको हम फ्लूइड कहते हैं। बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड और नॉन विस्कस फ्लूइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका एग्जाम का। बर्नौलीज प्रमेय जो है केवल असंपीड़ित या असंपीड्य द्रव के लिए और आसयान द्रव के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। अब जब बात होगी असंपीड़ित द्रव्य या फिर नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड की, तो इसमें आप प्रेशर डालने पर भी इसके वॉल्यूम पे और इसके डेंसिटी पे कोई भी आप बदलाव नहीं कर सकेंगे। और आसयान द्रव यानी कि नॉन विस्कस फ्लूइड मतलब ये कि जो लिक्विड के जो लेयर के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एब्सेंट होगा, इसे हम आइडियल फ्लूइड कहेंगे और बर्नौलीज थ्योरम उसके लिए ही है। चलिए आगे बढ़े। बर्नौलीज जो इक्वेशन है डिराइव्ड जो किया गया था यूलर फॉर्मूला से, ये भी मैंने आपको बताया। अब कुछ बर्नौलीज के जो थ्योरम है वो क्या दिया है, क्या नहीं दिए थे, उन्होंने क्या बताया थ्योरम में, वो अभी छोड़ दीजिए, वो अभी हम लोग समझेंगे भाई। ये मैंने पहले कहा, ये क्लास आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा थ्योरी और पूरा न्यूमेरिकल आप बनाना सीख लेंगे। बर्नौलीज प्रमेय पर आधारित उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट काम कर रही होती बर्नौलीज थ्योरम पे, जैसे आप पढ़ते हैं ना न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जैसे कि ये कोई आपका एक दीवार है, ठीक है, इस दीवार में आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये दीवार भी आपको हाथ में 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है, यही एक आप एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो बर्नौलीज थ्योरम पे काम करता है, जैसे स्प्रे जो आप परफ्यूम यूज कर रहे होते हैं। एटोमाइजर क्या करती है ना, जो लिक्विड है, लिक्विड को छोटे छोटे कई सारे कणों में तोड़ने का काम करती है। वेंचुरीमीटर, बर्नर आपके लैब में यूज होते हैं, केमिस्ट्री लैब में। फिल्टर, पंप और एस्पिरेटर, ये सारे आपके विगत वर्षों के पूछे गए इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए मैंने एक जगह लिख दिया। ये सारे किस पे आधारित है, बर्नौलीज थ्योरम पे। क्लियर है भाई। चलिए कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे बर्नौलीज थ्योरम के। अब ये एग्जाम्पल मैंने हर एक एग्जाम्पल मैंने समझाया कि कैसे बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल होता है। यहाँ मैं नहीं समझाऊंगा, बस ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, रख लीजिए, समय भी कम है और यहाँ पे समझाऊंगा भी क्यों भाई, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है जब। तो भाई चलिए, एक तो लिफ्टिंग यानी हवाई जहाज का उड़ना, तो वहां पे कैसे बर्नौलीज थ्योरम काम करेगा। बॉलिंग जो आप करते हैं इन स्विंग या आउट स्विंग, वहां पे बर्नौलीज थ्योरम काम कर रहा होता है। टीने का जो छतरा होता है, घर होता है ना, तो वो उड़ जाता है आंधी आने पे, वहां पे भी आपका बर्नौलीज थ्योरम काम करता है। और जब कोई फास्ट मूविंग ट्रेन है, ठीक है, या ये ऐसा भी हो सकता है
दो, जैसे कि कोई कार जा रही है पास में और काफी स्पीड से जो जा रही होगा ना, तो ये कार भी एक दूसरे को क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये भी बर्नौलीज थ्योरम पे ही आधारित है। चलिए, अब हो गया ये भाई। अब बात करेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम आखिर बोलता क्या है, इसके स्टेटमेंट पे आते हैं, जो आप काफी देर से इंतजार भी कर रहे होंगे। चलिए पढ़ते हैं। ये अभी पढ़ ले रहे हैं भाई, लेकिन बाकी मैं आपको पूरा भी प्रैक्टिकली चीजें बनाऊंगा, डायग्राम बना करके, एकदम परेशान नहीं होना। चलिए, जब किसी पाइप में, ठीक है, आदर्श द्रव, आदर्श द्रव सुनते ही आपको क्या होना चाहिए, वो द्रव कैसा होगा, असंपीड़ित, यानी प्रेशर लगाने पर उसके प्रेशर डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और क्या होना चाहिए, वो लिक्विड आश्चर्य, यानी कि लिक्विड के दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो जब किसी पाइप में, जैसे कि ये आपका कोई एक पाइप है, यहां पे मैंने आपको दिखाया है, ये आपका कोई एक पाइप है, ये ठीक है, ये आपका कोई एक पाइप है। इस पाइप में जो है लिक्विड जो फ्लो कर रही है, आपको जो दिखाया गया है ये लिक्विड कैसी लिक्विड है, तो ये भैया ये जो लिक्विड है ये आपकी आइडियल लिक्विड है, ठीक है, ये आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। कैसी फ्लूइड है, तो ये आपकी आइडियल फ्लूइड है, यानी नॉन विस्कस और आपका नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड है। तो समझिएगा आगे, तो उस द्रव के हर बिंदु पर उसके एकांकी आयतन की, अब समझिए एकांकी आयतन मतलब क्या है, इंग्लिश में देखिए, व्हेन एन आइडियल फ्लूइड, एक मिनट भाई, एक मिनट यार, एक मिनट, चलो भाई, एक मिनट, ये हैंग कर गया भाई, नहीं काम करेगा। चलिए कोई नहीं भाई, ये भी हैंग कर गया होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पास में ना, इसीलिए। तो आगे बढ़ते हैं, यहीं से कोई कटिंग वटिंग कुछ नहीं है भाई। हमने ये कहा कि जब भी किसी पाइप में अगर आइडियल लिक्विड फ्लो करेगी, तो उस द्रव के हर बिंदु पर उसके एकांकी आयतन की जो दाब ऊर्जा है, यानी कि प्रेशर एनर्जी है, और जो काइनेटिक एनर्जी है, और जो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिति ऊर्जा है, इसकी जो योग होगी वो नियत रहेगी। व्हेन एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज इन अ पाइप, ठीक है ना, flows in a pipe, then at every point of fluid sum of pressure energy, kinetic energy, potential energy for unity volume is constant। unity volume मतलब समझ रहे हैं, जैसे यहां पे समझिएगा, इस पाइप में आपका क्या है, आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा, इसका यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मैं इसका एक इकाई आपका आयतन ले लिया हूं यहाँ का, और एक इकाई आयतन यहाँ का ले लिया हूं। तो इस यूनिट वॉल्यूम में समझिएगा, इस एकांकी आयतन पे, ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूम पे क्या बोला गया है, तीन एनर्जी, एक आपका प्रेशर एनर्जी, दूसरा आपका काइनेटिक एनर्जी, और आपका जो तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी। समझ में आया। उसी प्रकार जिस प्रकार आपने यहां पे निकाला एकांकी आयतन यूनिट वॉल्यूम में, इस यूनिट वॉल्यूम पे भी आपकी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड आपका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। यही बर्नौलीज थ्योरम ने कहा है। लेकिन पाइप के अंदर वो कौन सा लिक्विड होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, यानी नॉन कंप्रेसिबल होनी चाहिए और नॉन विस्कस फ्लूइड होनी चाहिए। समझ में आया। चलिए अभी धीरे धीरे और भी चीजें समझ में आएगी, अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। यहां आपको ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, एक बात आपको, कि जो बर्नौलीज थ्योरम ने आपने जो स्टेटमेंट में बात कही है कि एक तो पाइप में कौन सा लिक्विड होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड, ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। एक आइडियल फ्लूइड यानी आदर्श द्रव्य होना चाहिए। सेकंड पॉइंट किसके लिए काम करेगा, एकांकी आयतन के लिए, यानी कि यूनिटी वॉल्यूम पे काम करेगी। और इस पे कौन कौन सा एनर्जी है, तो एक आपका दाब एनर्जी है, यानी कि आपका एक प्रेशर एनर्जी हो गया। नेक्स्ट एक आपका गतिज ऊर्जा, यानी कि एक आपका काइनेटिक एनर्जी है, और एक आपकी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि एक आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। इसका योग यानी कि इसकी सम क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, क्या होगी, नियत रहेगी। समझ में आ गया। तो देखिए यहां पे आप आराम से पूरा बर्नौलीज थ्योरम लिख पा रहे होंगे। जो आपकी बर्नौलीज प्रमेय है, इन्होंने क्या दिया है, बर्नौलीज प्रमेय ने क्या दिया है भाई। सबसे पहला पॉइंट यहां पे मैं लिख रहा हूं, सबसे पहला चीज किसके लिए एप्लीकेबल है, तो आइडियल फ्लूइड होगा। ठीक है, आइडियल फ्लूइड है तो भाई नॉन कंप्रेसिबल और नॉन विस्कस, ये आप समझ पा रहे हो, हटाइए। नेक्स्ट सेकेंड, ये क्या काम करेगा आपका यूनिटी वॉल्यूम पे, ठीक है ना, यानी क्या होगा, एकांकी आयतन पे। एकांकी आयतन पे क्या होगा, तीन एनर्जी है, ठीक है ना। कौन कौन से तीन एनर्जी है, तीन एनर्जी है। तीन एनर्जी कौन कौन से, एक आपका प्रेशर एनर्जी, एक आपका काइनेटिक एनर्जी, और एक आपका पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों क्या होगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी।
इसलिए तो मैंने कहा कि आपका बर्नौलीज थ्योरम किस पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो देखिए ये तीनों एनर्जी जो होता है ना, इन तीनों एनर्जी को हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यानी इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है भाई। यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी एग्जामिनेशन में लिखा मिल सकता है, या फिर पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा, काइनेटिक गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ये तीनों क्या रहेगी आपकी, ये तीनों आपकी क्या रहेगी चौथा पॉइंट में, ये तीनों का सम। ठीक है, इन तीनों का सम क्या होगा आपका, ये सम क्या होगा, तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा। तो बर्नौलीज थ्योरम में आपने ये देखा कि आइडियल फ्लूइड होना चाहिए यूनिटी वॉल्यूम पे 3 एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो आपका कांस्टेंट होता है। यही है आपका बर्नौलीज थ्योरम। देखिए यहां पे मैंने लिखा भी है, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है, यानी कि प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, ये तीनों एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। इसीलिए एग्जामिनर आपसे कई बार लिखा भी गया है, पूछा भी गया है इन्होंने, ये आपको नहीं लिखा है डायरेक्ट, उन्होंने लिख दिया यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि वो तीनों को एक साथ ही क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया। यांत्रिक ऊर्जा कांस्टेंट होती है बर्नौलीज थ्योरम में, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, अब देखिए ये जो आप पाइप देख रहे हैं, यहां से जो आपकी लिक्विड यानी आइडियल फ्लूइड जो फ्लो कर रही है इस पॉइंट को, यानी कि ये आपका एक ए पॉइंट हो गया, और यहां से बाहर जब निकल रही है तो ये पॉइंट आपका बी है। ठीक है, अब इस यानी कि यहां सरफेस से इस पाइप को कितने हाइट पे रखा गया है, इस पॉइंट को H1 हाइट पे रखा गया है, और ये जो है कुछ H2 हाइट पे रखा गया। ठीक है, दोनों की हाइट क्या है, देखिए ए पॉइंट का हाइट H1 पे रखा गया है, बी पॉइंट को H2 हाइट पे रखा गया। क्लियर है यहाँ पे, इसको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, होप सो कि इसमें दिक्कत नहीं है। पॉइंट ए पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो होगा P1 प्रेशर, और पॉइंट ए पे जो वॉल्यूम लग होगा वो क्या होगा आपका V1 होगा। नेक्स्ट उसी प्रकार से पॉइंट बी पे जो प्रेशर होगा वो P2 होगा, और पॉइंट बी पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सॉरी नॉट वॉल्यूम, दिस इज वेलोसिटी। ठीक है, दिस वन इज वेलोसिटी, V2 वेलोसिटी होगी। V2 वेलोसिटी किसकी है भाई, समझिए जो आइडियल फ्लूइड है जो बाहर निकल रही है वो वेलोसिटी है। ठीक है, यहां मैंने देखिए लिखा V1 हो गया वेलोसिटी एट पॉइंट, जो लिक्विड के ए पॉइंट पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट बी, यानी कि द्रव की वेग है एट पॉइंट ए, और ये है आपका द्रव की पॉइंट एट पॉइंट बी। P1 है प्रेशर एट पॉइंट ए, यानी कि जो फ्लूइड प्रेशर लगा रही है वो है प्रेशर पॉइंट ए पे P1, और जो प्रेशर पॉइंट बी पे जो लिक्विड लगा रही है वो प्रेशर है आपका P2। इसको समझने में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बर्नौलीज थ्योरम ने क्या कहा कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है ना, जो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है तो वो एट पॉइंट ए, यानी कि इस पॉइंट ए पे मैं एक यूनिट वॉल्यूम ले रहा हूं, ठीक है ना, इस यूनिट वॉल्यूम और इस यूनिट वॉल्यूम पे, तो यहां का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, ठीक है, और यहां की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहां पे बस वही किया गया। देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए और टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगा, कांस्टेंट, इक्वल्स टू की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इस इक्वल टू मैंने यहां पे लिख दिया। अब आइए एट पॉइंट ए पे जो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, एक आपका क्या होगा, प्रेशर एनर्जी होगा, ठीक है, एक उस पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, और एक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा। सेम उसी प्रकार पॉइंट बी में भी जब आएंगे तो यहाँ पे एक आपका प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये वाला, और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब आइए पर यूनिट वॉल्यूम का पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ mv², ठीक है। जब हम 4 यूनिट वॉल्यूम से निकालना होता है जब हमें, तो हम उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को जब आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ mv² है काइनेटिक एनर्जी। इसको जब आप मास से जब आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, क्यों कर रहे हैं हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो अगर इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो आप इसको लिख सकते हैं मास अपन वॉल्यूम इनटू v²। अब देखिए आपको फॉर्मूला याद है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो इस मास अपन वॉल्यूम की जगह आप क्या लिख सकते हैं, रो, ठीक है, इसलिए 1/2 रो v² हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ही उसी प्रकार अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या लेना हमें, यूनिट वॉल्यूम पे लेना है। तो उसी प्रकार मास gh के को हम लोग डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मास अपन वॉल्यूम gh, तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, यानी आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, रो gh लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो अगर रो gh क्या है, हाफ रो v² है। अभी आपका कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं यूनिटी वॉल्यूम पे। तो जब यूनिट वॉल्यूम पे बात होगी
तो समझ में आ गया ना, वॉल्यूम से हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही काम किया गया है, प्रेशर एनर्जी यानी कि पॉइंट P1 होगा, ए पे क्या है P1 प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ये P1 हो गया आपका। पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, लेकिन वॉल्यूम से डिवाइड करने पे ये क्या हो गया आपका, हाफ रो V1 स्क्वायर। वेलोसिटी एट पॉइंट ए पे क्या है आपका, V1 है ना, ये अभी आपको मैंने दिखाया V1 है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी, भाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, क्योंकि एक सर्टेन हाइट पे यहाँ रखा गया पाइप को, तो यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी mgh, और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे यानी कि रो जी h1 हो जाएगा। कितने हाइट पे है, पॉइंट है h1 हाइट पे है, तो ये हो गया रो जी h1, ठीक है। पॉइंट बी पे यहाँ पे प्रेशर क्या काम कर रहा है आपका, P2 प्रेशर लग रहा है, H2 हाइट पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रो जी H2 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी V2 है, तो हाफ रो V2 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हाफ रो V2 स्क्वायर और रो जी H2, क्लियर है। यानी ये क्या भाई, इक्वल्स टू, यानी क्या आपका जो ये प्रेशर एनर्जी है, देखिए यहाँ मैंने लिखा है आपका प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका, कांस्टेंट, यानी टोटल मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा आपकी कांस्टेंट है, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने बताया यहां से निकाल के, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर जो उस पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रही है ना, उसकी वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए, यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए या पॉइंट बी पे वेलोसिटी अगर जीरो है, यानी कि v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू जीरो, तो अब एक बात बतलाइए, अगर जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे ये जीरो पुट करिएगा, इसका वैल्यू जीरो पुट करेंगे, इसका भी वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा टर्म जीरो बचेगा क्या, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, और पॉइंट बी में प्रेशर एनर्जी और पॉइंट बी पे आपका पोटेंशियल एनर्जी बचेगा, यही बचेगा। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी हट जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो जब भी बात होगी स्टेशनरी फ्लूइड की, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन दागा जाएगा आपसे, तो उस केस में क्या इक्वेशन होगा, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए और प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी और आपका पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एब्सेंट होगा, किसके लिए, फॉर स्टैटिक या स्टेशनरी यानी कि रुके हुए द्रव के लिए। अब अगर यहाँ पे जो पाइप को हमने रखा है, जो हाइट है वो हाइट मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है, h1 इक्वल टू h2, या फिर मैंने सरफेस पे ही हाइट रख दिया, तो h1 h2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर h1 h2 अगर जीरो हो जाए, या फिर h1 h2, इसको यहाँ पे क्लियर किया जाए एक बार। चलिए अगर मैं ये बोला कि अगर हाइट इक्वल हो जाए, h1 इक्वल टू h2 हो जाए, या फिर ये हो जाएगा आपका h, या फिर h1 h2 अगर सरफेस में रख देंगे जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो भैया ई क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, कटेगा ना, यानी बचेगा क्या, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, वही चीज यहाँ पे लिखा गया। अगर एट सेम हाइट पे बात होगी पाइप को रख करके, तो ये हो जाएगा इक्वेशन, यानी कि प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए और प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। अब एक चीज को समझिए, यहाँ पे इसको मैं एक डाटा लेकर के समझाता हूं। अभी आपने जो बर्नौलीज थ्योरम में पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रेशर एनर्जी रहा आपका, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहा, प्लस काइनेटिक एनर्जी रहा, ठीक है, इक्वल्स टू ये आपने क्या लिखा भाई, इक्वल्स टू आपने कांस्टेंट लिखा। बताइए यहां पे कोई दिक्कत है, कोई गलत बात मैंने लिखा, नहीं भाई। ये हो गया आपका प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू आप क्या लिख रहे हैं, रो जी एच लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, रो जी एच, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी का स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। सबसे पहले एक चीज ये समझिए कि ये जो आप रो लिख रहे हैं, ये रो क्या है, आपकी डेंसिटी है। ये रो क्या है, डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी भाई, आइडियल फ्लूइड है भाई, आइडियल फ्लूइड है तो डेंसिटी क्या चेंज होगी, नहीं होगी। नेक्स्ट जी, बात होगी जी, तो भैया जी का क्या वेरिएशन होगा, हाँ भाई हमने तो पढ़ा जी के वेरिएशन, अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाए तो जी घट जाएगा, अर्थ के सरफेस से नीचे आ जाए तो जी घट जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति अगर इंक्रीज हो जाए, तो अगर आप इक्वेटर पे खड़े हैं तो भाई आपकी वजन घट जाएगी, जी की वैल्यू घट जाएगी, और अगर घूर्णन गति कम हो जाए, अगर आप इक्वेटर पे खड़े हैं तो भाई जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, वजन बढ़ जाएगी। और साथ में फिर सर मैंने ये भी बताया कि अगर इक्वेटर पे खड़ा है तो अकॉर्डिंग टू शेप यहाँ पे रेडियस ज्यादा है, अगर रेडियस ज्यादा है तो जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, तो जी वहां पे कम होगी, तो वेरिएशन हमने देखा है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं भाई अर्थ के, यानी हम पृथ्वी पे ही है, तो पृथ्वी पे जी की वैल्यू क्या रहती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये आपके मन में डाउट आया क्योंकि हमने ही पढ़ाया भाई वेरिएशन ऑफ जी, इसीलिए यहाँ पे जी का वैल्यू भी क्या है आपका कांस्टेंट, यानी ये भी आपका क्या हो गया कांस्टेंट, ये भी हो गया आपका कांस्टेंट, ये भी आपका कांस्टेंट है। एच, अब यहां पे आइए पोटेंशियल एनर्जी में एच,
तो हमने जो पाइप को लिया है एक सर्टेन हाइट पे लिया है या फिर सरफेस पे ही मैंने रख दिया, यानी ये जो मैंने पाइप लिया इस प्रकार से लिया है सरफेस पे, यानी दोनों पॉइंट एट सेम हाइट पे, या फिर सरफेस पे भी हमने पाइप को रख दिया, ठीक है, इस प्रकार से समझिएगा। तो इसका मतलब ये कि आपका जो हाइट है ये भी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक। एक आपका प्रेशर क्या है जो कांस्टेंट नहीं है, और अगर देखा जाए काइनेटिक एनर्जी में तो वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, समझिएगा। तो एक चीज आपको माइंड में ये समझ के चलना है कि आपका ये पूरा का पूरा जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पूरा का पूरा जो पोटेंशियल एनर्जी ये क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया, बट ये क्या होगा, वेरी करेगा, और ये भी क्या होगा भाई, वेरी करेगा, ठीक है। ये नॉट कांस्टेंट मैं लिख दे रहा हूं, यह नॉट मतलब नॉट कांस्टेंट ही है, ठीक है, ये नॉट कांस्टेंट है। और फाइनल जो इक्वल का जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, ये है आपका कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। अब समझिएगा इस खेल को। चलिए इसको अब हम हटा रहे हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स कुछ चीजों को यूज करता हूं, जैसे यहां पे मैं प्रेशर का जो वैल्यू ले रहा हूं ये 50 पास्कल हो गया, ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट है, ये 80 है, ठीक है, 80 जूल है। और जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो मैंने ली है वो मैंने कितनी ले ली है, वो मैंने ले लिया 100, ठीक है। तो अभी ऐड करिए, सम करिए पहले, तो कितना हो गया, 5 8 13 10 230, ठीक है, यही होगा ना, 230 आएगा वैल्यू। यानी ये आपका क्या है, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। तो देखिए LHS इक्वल टू RHS है या नहीं, है ना भाई। 230 लेफ्ट साइड में भी है और 230 राइट हैंड साइड में भी है। क्यों है भाई, क्योंकि आपने जो यहाँ इक्वेशन लिखा है ना मेरे भाई, ये आपने इक्वेशन ही लिखा है। LHS में क्या है, प्रेशर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए अब एक तो आपको ये चीज पता है कि आपकी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये तो चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा पहला केस मैंने क्या किया है, जो यहां पे क्या चेंज होगा, तो वेलोसिटी चेंज होगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा तो प्रेशर एनर्जी चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना कि वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ गई है, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। वेलोसिटी इंक्रीज होगा 100 से कितना हो गई है, 130 हो गई है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, यानी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया, आपका वेलोसिटी आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ठीक है, क्लियर है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये तो भैया आपका कांस्टेंट रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, ये भैया आपका पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, और राइट हैंड साइड में वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 230 आनी चाहिए। तो अब एक बात बतलाइए, मुझे 230 ही रखना है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में अब क्या वैल्यू मैं प्रेशर एनर्जी की पुट करूं, अगर मैं 50 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी चली जाएगी, तो देखिए 8 5 13 260। LHS इक्वल टू RHS तो होगा नहीं, इट मीन्स अब मुझे प्रेशर एनर्जी यहाँ पे क्या करना होगा, घटाना होगा, है ना, तब जाकर के ही हम क्या कर पाएंगे, सेटिस्फाइड कर पाएंगे इक्वेशन को। तो कितना घट जाएगा 50 से, तो इसकी वैल्यू अगर मैं कर दूं कितना, 130 है, इधर 80 210, अगर मैं इसकी वैल्यू कर दूं 20, यानी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आपकी जो प्रेशर एनर्जी है, यानी कि आपने जैसे ही वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाई है, तो यहां पे क्या आप देख रहे हैं, जो आपकी प्रेशर एनर्जी है, वो प्रेशर एनर्जी क्या हो गई है, वो घट गई है। यानी प्रेशर एनर्जी क्या हो गई आपकी, प्रेशर एनर्जी क्या हो गई आपकी, डिक्रीज कर गई है। याद रखना ये ध्यान से। यही बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि अगर स्पीड जो फ्लूइड की है अगर वो इंक्रीज हो जाए, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, तो वहां पे लो प्रेशर जोन बन जाता है। क्यों, ये अब आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। देखिए जब यहां पे आप पढ़ेंगे, मैंने बताया था बर्नौलीज थ्योरम में क्लास में कि इफ स्पीड ऑफ फ्लूइड इंक्रीज देन वहां पे क्या बनेगा, लो प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आइए। अब दूसरा केस ले रहा हूं मैं, दूसरा केस में क्या होगा, ये तो भी कांस्टेंट है, तो यहां पे ये भी क्या रहेगा, यहां पे दूसरे केस में भी आपका ये पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। अब मैं दूसरे केस में क्या कर रहा हूं कि आपकी जो प्रेशर की जो वैल्यू है ना, या फिर मैं वेलोसिटी की वैल्यू, दोनों में से कुछ भी मैं यहां पे लेके चल रहा हूं कि आपकी जो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई थी, इस बार मैं वेलोसिटी इस बार घटा दे रहा हूं, घटाकर मैंने कर दिया हूं 50, यानी आपकी वेलोसिटी क्या हो गई है, घट गई है। वेलोसिटी क्या हो गई भाई, घट गई है, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, घट गई है। तो अब एक बात बतलाइए, राइट हैंड साइड में 230 ही लाना है, तो मुझे प्रेशर को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो प्रेशर एनर्जी कितना हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी 100 हो जाएगा।
यानी आपका प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो गया। इसका मतलब आपने क्या देखा, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो गया। आपने ये देखा कि अगर आपने वेलोसिटी डिक्रीज कर दी है तो प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो गई है। तो और ये तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, इसीलिए। तो अब आइए देखिए, ये मैंने मैथमेटिकली समझा दिया आपको। यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया, मैथमेटिकली पूरा समझा दिया भाई। यहाँ मैंने मैथमेटिकली समझा दिया। क्या समझाया आपको कि अगर आप फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, या कहीं पर भी अगर फ्लूइड यानी हवाएं बहुत तेज चल रही है, ठीक है ना, जैसे एक एक एग्जांपल जो मैंने आपको समझाया था, ये रूफ वाला घर जैसे बना हुआ, ठीक है ना, देखिएगा। अब आंधी तूफान बहुत तेज आ गई है भैया, आंधी तूफान बहुत तेज आ रही है, इस प्रकार से चल रही है, तो भाई इस छत से जो हवाएं काफी तेज चलेगी, इसके घर के अंदर क्या होगा भाई, नॉर्मल प्रेशर होगा ना, ठीक है ना, मतलब जो एयर होगा उसका प्रेशर जितना वो नॉर्मल होगा। यहाँ वेलोसिटी एयर की काफी अधिक है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, बहुत अधिक है। और अगर यहाँ वेलोसिटी अधिक है तो भी यहाँ पे मैंने बताया, अगर वेलोसिटी काफी अधिक है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, लो प्रेशर जोन बन जाएगा। यहाँ पे कैसा जोन बन गया है, ऊपर में लो प्रेशर जोन बन गया, ठीक है। और अंदर में क्या होगा आपका, यहाँ पे जो स्पीड की जो जो एयर की जो वेलोसिटी है वो क्या है, डिक्रीज है, यानी वेलोसिटी क्या है, कम है, वेलोसिटी क्या है, कम है। और अगर वेलोसिटी कम है तो देखिए, अगर वेलोसिटी कम है तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रेशर इंक्रीज, यानी हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। यानी यहाँ क्या बन गया आपका, हाई प्रेशर जोन। तो प्रेशर किधर से किधर जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये हवाएं इस प्रकार से ऊपर उठती है, ठीक है ना जवान। इसीलिए आंधी तूफान जब आती है तो टीन का जो घर होता है ना, इस प्रकार से ये उड़ जाता है। समझ में आ गया ना, बस इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम दो चीजें बोली है, एक क्या, आइडियल फ्लूइड, चलिए यहाँ आइए। बर्नौलीज थ्योरम दो चीजें बोली है, दो चीजें क्या बोली है भाई, बर्नौलीज थ्योरम ने दो चीजें बोली है। एक चीज ये बोली है कि आइडियल फ्लूइड होना चाहिए यूनिट वॉल्यूम पे यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वहां पे लो प्रेशर जोन बनेगा, और अगर वहां पे वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी तो वहां पे हाई प्रेशर जोन बनेगा, ठीक है। चलिए टॉरिस सीरीज थ्योरम, होप शो आज अगर इसका न्यूमेरिकल कर पाए, फिर मुझे लगता है एक सेशन और लग जाएगा। अब जो भी हो भाई, चीजें तो मुझे समझानी होगी ना, ऊपर ऊपर जा भी नहीं सकते। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग पहले अपने न्यूमेरिकल्स में। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन समझिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द फ्लो स्पीड, ठीक है ना, इफ द फ्लो स्पीड ऑफ द अपर, इफ द फ्लो स्पीड, कुछ चीज मिसिंग हो गया क्या यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। इफ द फ्लो स्पीड ऑफ द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग्स, देखिए एरो विंग्स किसकी है, तो एरोप्लेन की। देखिए एरोप्लेन की जो विंग्स होती है ना, पंख जो होती है वो कैसी होती है, पहले इसको देख लीजिए एक बार। इस प्रकार से इसकी होती है, ठीक है, विंग्स। यानी उसका जो विंग्स का दो लेयर होता है, एक ऊपर का लेयर इस प्रकार से रहेगा और नीचे का लेयर इस प्रकार से रहेगा। तो जब हवाएं चलेगी तो देखिए इस प्रकार से हवाएं इसको टकराएगी यहाँ से, इसको, और यहाँ से हवाएं आराम से निकल जा रही है। तो देखिए जब हवाएं आराम से निकल जा रही है, ठीक है ना, तो ये आराम से निकल जाएगी तो नॉर्मल स्पीड से भी हवा गुजर सकती है, यानी नॉर्मल स्पीड, यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। अब इसको यहाँ से देखिए टकराएगी, इसका शेप ही ऐसा बनाया जाता है, इसे टकराएगी तो प्रेशर अधिक चाहिए, अधिक तेज गति से आएगी, यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होगा। यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर जोन बन जाएगा। और यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। इस कारण ये प्रेशर क्या करता है, ऊपर से नीचे, इसके कारण हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ द फ्लो स्पीड ऑफ द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग ऑफ एन एरोप्लेन आर 140 मीटर पर सेकंड एंड 150 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पे देखिए जो अपर सरफेस पे जो देखिए क्या दिया गया है, अपर पे जो वेलोसिटी देखिए कितना दिया गया है, upper and lower surface of the wings of an aeroplane are, if the flow speed of the upper and lower surface of the wings of an aeroplane are 140 मीटर पर सेकेंड and 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। गलत है भाई, चीजें को पहचानिए अच्छे तरह से। अब आप पहचान भी पा रहे हो। देखिए यहाँ गलत क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, वो डाटा बाई मिस्टेक हो गया और टाइपिंग मेरे से भाई। देखिए क्या गलती है, मैंने क्या बताया भाई कि जो अपर सरफेस जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, या मतलब हाई प्रेशर, सॉरी मैंने, यानी कि यहाँ प्रेशर को थोड़ा सा ज्यादा मशक्कत करना होगा, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस कारण इसको फ्लो करने में इसको क्या करना होगा, अधिक वेलोसिटी से इसको फ्लो करना होगा, यानी वेलोसिटी अधिक होगी यहाँ पे अपर सरफेस पे। और यहाँ पे प्लेन सरफेस है, नीचे का जो सरफेस देख रहे हैं जो पंख का या विंग्स का, वो एकदम प्लेन है, तो आराम से इजी निकल नहीं जाएगी हवाएं। अरे सीधा सा समझिए ना कि एक आपको सीधा रास्ता है, ठीक है,
और एक प्रकार से इस प्रकार से जाना, तो आपको इधर जाने में ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा ना, या कंपैरेटिवली इधर। उसी प्रकार हवा को इधर फ्लो करने में अधिक वेलोसिटी से जाना होगा, अधिक वेलोसिटी होगी तो वहां पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, वेलोसिटी कम है तो यहाँ पे वेलोसिटी अधिक है, तो यहाँ पे 150 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। अपर सरफेस की वेलोसिटी होनी चाहिए फ्लो ऑफ फ्लूइड की 150, और यहाँ पे जो लोअर सरफेस जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो 140 होनी चाहिए, ये लिखना चाहिए, बट यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है। बट कोई बात नहीं भाई, इसको यहाँ पे चेंज कर लिया जाएगा, ये हो जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 140 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया क्या गलती है? अपर सरफेस पे जो वेलोसिटी होना चाहिए 150 मीटर पर सेकेंड अधिक, तब तो वहां लो प्रेशर जोन बनेगा। और लोअर सरफेस ऑफ द विंग पे क्या होना चाहिए 140, ताकि वेलोसिटी कम है इसलिए हाई प्रेशर जोन, इसलिए हाई टू लो फ्लो करेगा हाफ प्रेशर, ये हाई टू लो जाएगा ऐसे, तब इसको उड़ा देगा, हवाई जहाज लिफ्ट कर जाता है, ये मैंने समझाया क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द विंग्स कवर एन एरिया ऑफ 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया दिया गया ये आपका पूरा एरिया 800 मीटर स्क्वायर का एरिया दिया गया, ठीक है ना। द विंग्स कवर एन एरिया ऑफ 800 मीटर स्क्वायर, देन व्हाट वुड बी द लिफ्ट जनरेटेड इन किलो न्यूटन में आपसे पूछा गया है। डेंसिटी ऑफ एयर दिया गया है ये, यानी ये जो आपका प्रेशर लग रहा है हाई प्रेशर, जो इसको लिफ्ट कराने में जो फोर्स का लग रहा है ना, ये फोर्स का वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोला गया है। समझ में आया कि ये जो जहाज उड़ेगा, जो नीचे से विंग्स में जो लग रहा होगा फोर्स जिसके कारण ये जहाज उड़ेगा, उस फोर्स को कैलकुलेशन करना है आपको। हिंदी में पढ़ लीजिए। हिंदी में बोला गया, यदि किसी वायुयान के भीतर पंखों के ऊपर और नीचे के पृष्ठों पर वायु प्रवाह की गतियां क्रमशः 140 नहीं, ये होगा 150 और ये हो जाएगा आपका 140, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है। यदि पंखों का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो उस पर आरोपित बल किलो न्यूटन पे ज्ञात करें। चलिए ज्ञात करते हैं भाई, बड़ा शानदार सवाल है, इजी सवाल है, कोई बड़ा तोप चीज नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, इस कंसेप्ट पे चीजों को लेके चलते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगी। चलिए इसको हटाइए। पहले ये बताइए आपको समझ में आया क्या निकालना है या नहीं निकालना है? आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो उड़ेगी जहाज, तो ये लगने वाला जो ये फोर्स है ना, ये फोर्स का वैल्यू आपसे पूछा गया। तो चलिए निकालते हैं। देखिए इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगा देंगे, सिंपल सा फंडा भाई, ठीक है ना। बर्नौलीज थ्योरम क्या रहेगा, एक प्रेशर एनर्जी होगा, एक आपका काइनेटिक एनर्जी होगा पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इस यूनिट पे एक वॉल्यूम पे, यूनिट वॉल्यूम पे इस यूनिट वॉल्यूम पे, और एक आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग क्या कर देंगे कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं अब हम लोग। तो सेम फंडा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे एक मिनट भाई, देखिए इस पॉइंट पे अगर पूछा गया तो प्रेशर P1 होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की V1 होगी। उसके बाद यहाँ पे भी क्या होगा, प्रेशर P2 होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की क्या होगी V2 होगी, यानी ये जो वेलोसिटी एयर की आ रही है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद यानी कि ये जो लिक्विड आ रही है ना नीचे से सरफेस, ये हो गया V2, सरफेस से जो हवाएं आ रही है उसकी वेलोसिटी V2 है, और ये ऊपर से जो आ रही है इसकी वेलोसिटी V1 है, क्लियर है। और ये सरफेस से अटैच है, ठीक है ना, सरफेस पे ये जहाज अभी रखी हुई है। अब ऐसा समझिएगा, देखिए सरफेस पे ही जहाज रखी हुई, इसका मतलब क्या, ये क्या है भाई, ये विंग्स है, ठीक है ना, पंख है, और जहाज है ये सरफेस है, तो ये विंग्स और जो सरफेस का हाइट क्या है, h1 = h2 ही होता है, समझे, यानी नेग्लिजिबल है, बहुत कम हाइट होता है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, h1 = h2 = 0 या फिर इक्वल कर लेते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे 0 हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, दो एनर्जी हमें मिल रहा है, एक तो इस पॉइंट पे यानी अपर सरफेस पे क्या होगा, एक प्रेशर एनर्जी, और एक जो लोअर सरफेस जो हवाई जा रही होगी वहां पे क्या होगा, प्रेशर एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे भी प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। चलिए P1 हो गया और हाफ रो V1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये रो भी तो कांस्टेंट रहेगा ना, ईयर है, चलिए ईयर की डेंसिटी लेंगे। P2 हो गया इस पॉइंट पे, यानी कि लोअर सरफेस से जो हवाएं जा रही है P2 हो गया ये आपका, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। यानी V2 और V1 समझ में आ रहा है ना। फ्लो स्पीड ऑफ द अपर सरफेस, यानी कि अपर सरफेस की ये जो एयर आप देख रहे हैं इसकी जो वेलोसिटी है ये V1 है, और जो लोअर सरफेस की जो हवाएं चल रही है उसकी वेलोसिटी V2 है। अब बस वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। वैल्यू क्या पुट करेंगे, P1, क्या P1 दिया गया, नहीं दिया गया, P1 ये हो जाएगा हाफ रो, डेंसिटी आपको दिया गया, देखिए यहाँ पे बोला गया डेंसिटी ऑफ एयर 1 kg पर मीटर क्यों लेना, चलिए हम लोग ले लेंगे 1 kg पर मीटर क्यों, 1 kg पर मीटर क्यों। वेलोसिटी एट V1 दे दिया गया आपको कितना, 150 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ, ये हो गया आपका 1, और V2 का वैल्यू कितना दे दिया गया 140। तो P1 माइनस P2 कर सकते हैं या नहीं, ये बताइएगा, P1 माइनस P2 कर सकते हैं, बिल्कुल, P1 माइनस P2 हो गया, और इसको इधर ले आएंगे तो 1/2, ठीक है, 1/2 P1 माइनस P2 कुछ
गलती, अच्छा 1 मिनट भाई, यहाँ पे गलती हो रखा है। क्या गलती हो रखा है भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले कैलकुलेशन करिए। यहाँ से P1 माइनस P2 हो गया, इधर से हाफ हो गया है 1 इंटू 140 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1 इंटू 150। ठीक है, तो देखिए 140 माइनस 150 आ रहा है, 1/2 अगर कॉमन लेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या मिस्टेक हो गया हम लोगों से। देखिए यहाँ पे डाटा फिलिंग में हम लोगों से गलती हुआ। देखिए ये जो V1 वैल्यू है और ये जो V2 वैल्यू है, V2 की वैल्यू आपको दी गई है कितना, 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो V1 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 140 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ये चीजें कि नहीं? यानी ये जो आपका क्वेश्चन में लिखा गया है कि, देखिए क्वेश्चन पे आइए पहले। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इफ द फ्लो स्पीड ऑफ द अपर एंड लोअर विंग्स ऑफ द विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन आर 150 मीटर पर सेकेंड। अपर विंग्स का जो वेलोसिटी है वो अपर विंग्स है, अपर सरफेस पे, यानी ये अपर सरफेस वाला ये जो देख रहे हैं ना, ये अपर सरफेस आएगा, तो ये इसको हम लोग V2 कंसीडर करेंगे, V2 वैल्यू। ठीक है, चलिए, और ऐसे भी जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ऐसे समझ लीजिएगा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, इट मीन हमने डाटा गलत ले लिया। समझ में आ गया कि नहीं भाई? यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ लिख भी दिया हूँ, V1 की वैल्यू क्या हो गई 140 मीटर पर सेकेंड, यानी ये लोअर सरफेस पे जो हवा की जो वेलोसिटी है वो है 140 मीटर पर सेकेंड, और अपर सरफेस जो वेलोसिटी है वो आपका 150 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे पुट कर लेंगे वैल्यू P1 प्लस है, नहीं हम यहाँ क्या करेंगे, P1 P2 को इधर ले आते हैं, एक साथ कैलकुलेशन हो जाएगा, P1 माइनस P2 हो जाएगा, और इधर आपका क्या बचेगा, हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम लोग हाफ रो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एयर है, एयर की डेंसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब देखिए A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर पे इसको तोड़ लेते हैं हम लोग पहले, तो आप इसको लिख सकते हैं V2 प्लस V1 और V2 माइनस V1, ये क्या रहेगा, P1 माइनस P2 रहेगा, यहाँ पे P1 माइनस P2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हाफ रो का वैल्यू 1 है, V2 प्लस V1 क्या आ जाएगा, V2 प्लस V1 140 प्लस 150 है, V2 प्लस V1 यानी कि 150 प्लस 140 और 150 माइनस 140। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे अगर वैल्यू कितना जाएगा 0.549, ठीक है ना, 290 होगा ना, हाँ 290, और इंटू इधर कितना आएगा 150 माइनस 40 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। ठीक है, यानी कि ये आपका डेल पी का वैल्यू आ गया, या प्रेशर डिफरेंस बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर P1 माइनस P2 ही रहने दीजिए, कितना आ गया 1450। ठीक है, ये आपका आ गया 1450, ये पास्कल में आया भाई। ठीक है ना, प्रेशर आया, आपको प्रेशर नहीं निकालना, ये फोर्स निकालना, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपन एरिया, तो यहां से आप फोर्स निकाल सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया आपको दे दिया गया था पंख की पूरी, प्रेशर कितना है 1450 और एरिया आपको दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर, इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या गलती होगा इसको बताते, 1 2 3 0, 8 5 40 का 0, 8 में 4, 8 6 32, 4 36 का 6, 8 कम 8 3 11, ये देख लीजिएगा इतना न्यूटन। लेकिन आंसर आपको देखिए नहीं मैच करेगा भाई, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, किलो न्यूटन में आपसे पूछा है, इन किलो न्यूटन में बताइए, तो किलो न्यूटन में क्या होता है, तो किलो न्यूटन में तो 1000 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 0 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1160 किलो न्यूटन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया काम तमाम। इस क्वेश्चन को समझ में आया, बर्नौलीज थ्योरम पे आधारित ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल पे ये क्वेश्चन है। देखिए ये वेलोसिटी की जो वैल्यू है ये बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने जिस प्रकार से गलत डाटा ले लिया था V2 V1 की, ये गलती आप पकड़ लेंगे, ऐसे भी जो माइनस हो तो ऐसा भी कोई नहीं, बस वहाँ फटाक से आप चेंज कर लीजिएगा, नेगेटिव में वैल्यू तो आएगी नहीं भाई। ठीक है ना, वेलोसिटी। चलिए दूसरा क्वेश्चन बर्नौलीज थ्योरम पे ही आधारित क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या बोला गया है, द प्रेशर ऑफ वाटर इन अ पाइप व्हेन वाटर इज नॉट फ्लोइंग। कोई बोला गया है कि कोई पाइप है, ठीक है ना, देखिए पाइप है, अगर उसमें वाटर जब फ्लो नहीं कर रहा है तो जो प्रेशर लग रहा है वो है 3.5 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, एंड व्हेन द वाटर फ्लो द प्रेशर फ्लो फॉल्स टू 3 इंटू 10⁵ पास्कल। और जब प्रेशर वाटर जब फ्लो करने लगता है तो प्रेशर गिर जाती है, वो कितनी हो जाती है 3 गुना 10⁵ पास्कल। फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है आपको। एक पाइप में जब पानी नहीं बहता है, ठीक है ना, एक पाइप में जब पानी नहीं बहता है तब दाब इतना होता है। ठीक है,
और जब बहने लगता है तब दाब घट जाता है, इतना हो जाता है। तो पानी के प्रवाह की गति बताइए। क्वेश्चन पहले समझिए इस क्वेश्चन को पहले। जैसे ये कोई एक आपका पाइप है, ठीक है, हाइट का कुछ जिक्र नहीं किया गया, इसका मतलब ऐसा समझिए कि एक सेम हाइट पे रखा गया होगा, या ऐसा समझ लीजिए कि इसको सरफेस पे ही रख लिया गया है। इसका मतलब ये कि H1 इक्वल्स टू H2 हो जाएगा, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बोला ये गया था कि जब वाटर नहीं फ्लो कर रहा होगा, ठीक है ना, जब वाटर फ्लो नहीं कर रहा होगा, पहले एक बात हमें बताइए, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे बर्नौलीज थ्योरम पहले लिखिए। ठीक है, तो ए पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी होगा ना बर्नौलीज थ्योरम में। क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट ए P1 है, मैं मान के चलते हैं यहाँ पे P1 प्रेशर है, वेलोसिटी V1 है, और यहाँ पे P2 प्लेस पे है प्रेशर, और V2 वेलोसिटी यहाँ से क्या है आपकी, पानी फ्लो कर रही है। ठीक है, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो G H1। ठीक है, इधर आपका क्या आ जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये तो भाई खत्म हो जाएगा, H1 इक्वल्स टू H2 है, इसीलिए H1 इक्वल्स टू H2 है। ये H1 हो गया, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया। ठीक है, ये इक्वल है, यानी H ले लिया हूँ मैंने, तो ये खत्म हो। अब आइए प्रेशर P1 और P2 की, यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, इक्वेशन को सॉल्व करते चलिए। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो क्या आप लिख सकते हैं, P1 माइनस P2, और इधर आप क्या लिख सकते हैं, हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। अरे भैया यहाँ पे कौन सा लिक्विड जा रहा है, ये रेड से दिखा, यहाँ से जो लिक्विड जा रहा है कौन सा, वाटर है, तो वाटर जा रहा है, वाटर यहाँ से निकल रहा है, तो ये वाटर है तो डेंसिटी कांस्टेंट ही रहेगा। तो चलिए यहाँ से आगे आप क्या इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो कॉमन ले लेंगे, हाफ रो कॉमन ले लिए तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अरे कोई तकलीफ यहाँ पे है तो हमें बताइएगा, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इससे को करना भी नहीं चाहिए था आपको। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़े होते तो, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोला आपसे, क्वेश्चन क्या बोला ये समझिए। क्वेश्चन ये बोला है कि एक पाइप में जब पानी नहीं बहता है, एक पाइप में जब पानी नहीं बहता है, यानी कि जब पानी नहीं बहता, मान के चलते V1 का वैल्यू नहीं बह रहा तो 0 हो गया, और जब यहाँ पे V2 जब बह रहा है, तो इस V1 पे जब नहीं बह रहा तो प्रेशर कितना लग रहा है, ये प्रेशर लग रहा है 3.5, देखिए, यानी यही बात है, तो 3.5 प्रेशर लगता है, और जब बहता है तो कितना प्रेशर लगता है, 3 इंटू 10⁻25, यानी P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P2 की वैल्यू यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे, हाँ देखिए, जब वेलोसिटी यहाँ पे 0, पानी जब नहीं बह रही है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या दिया गया आपको, 3.5 इंटू 10⁵ है ना, 10⁵ पास्कल। देखिए कितना दिया है, 10⁵ पास्कल, और यहाँ दिया गया 3 इंटू 10⁵ पास्कल। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है भाई, 10⁵ पास्कल। और जब V2 फ्लो, जब वेलोसिटी है, मुझे नहीं पता, यही वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू कितना दे दिया, घट गया 3 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो P1 और P2 की वैल्यू आपको पता है, और V1 का वैल्यू पता है 0, तो V1 का वैल्यू अगर 0 है भैया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, P1 माइनस P2 आएगा, इक्वल्स टू हाफ। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, पहले ये बताइए, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, आपको पता है कि नहीं, ये बताइएगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, कल भी मैंने आपको बताया था, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है, SI यूनिट और CGS को दोनों बताया था, 1000 kg पर मीटर क्यूब SI यूनिट पे, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये CGS यूनिट पे। ठीक है, तो हम लोग SI लेकर चलेंगे, तो ये हो गया 1000। V2 की वेलोसिटी हमें तो निकालनी है, V2 इसका P1 माइनस P2 है, P1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3.5, और ये दी गई 3 इंटू 10⁵। ठीक है, तो 3.5 इंटू 10⁵ माइनस 3 इंटू 10⁵ इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1000 इंटू V2 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व करिए पहले, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो 0.5 इंटू 10⁵ आएगा, इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1000 इंटू V2 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आप V2 आप नहीं निकाल लीजिएगा, V2 का स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.5 इंटू 10⁵ अपन 1000 आ जाएगा, इससे एक और 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो अगर इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 पचे 10, और 10 के पावर 5, और नीचे कितना है, 10 के पावर 4 है। तो
तो अब देखिए V2 का स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा 10⁻6 और इधर हो गया 10⁻4। अब V2 अगर मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा 10⁻3 और 10 स्क्वायर है। तो V2 की वेलोसिटी क्या आ गई आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। 3 से 2 कट जाएगा ना, तो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। यानी कि जब यहाँ पे बोला गया कि वेलोसिटी जब लिक्विड की 0 होगी तो जो प्रेशर लग रहा था 3.5 10⁵ और जब यहाँ पे वेलोसिटी कुछ थी लिक्विड की तो उसमें प्रेशर कितना हो गया था 3 × 10⁵ पास्कल। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो इसकी वेलोसिटी हमने निकाल लिया है, वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बर्नौलीज थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर है। अब एक क्लास में इसको मैं ले लूंगा, छोटा सा क्लास लगेगा इस पे भी, ठीक है ना भाई। चलिए एंड करता है वीडियो को, क्योंकि इसको मुझे अपलोड करना है, क्योंकि रात भी हो गया, ताकि आज रात में कम से कम बर्नौलीज थ्योरम का क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं। देखिए 1 मंथ के अंदर मैंने कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश की है भाई। मैंने 1 साल 2 साल से कोर्सेस नहीं कराया था, इस चैनल पे भी आप देख पा रहे हो। चलिए बाकी खैर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद। हीट एंड टेम्परेचर के मुझे न्यूमेरिकल्स करवाने हैं अभी, ठीक है, कुछ कंसेप्ट है उसमें भी।